मनोज जी, आप इस वक्त गोरखपुर के अंदर मौजूद है। जो अभी ये क्या गोरखपुर की जो लड़ाई है, हमने आपको याद होगा, हमने 1 महीने पहले भी इसमें बातचीत की थी, तब ये हम निष्कर्ष पहुंचे थे कि कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हार नहीं रहे। अब 2 दिन के बाद वह पोलिंग होने वाली, आज की तारीख में जमीन पर हालात क्या है? आज भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि गोरखपुर में अखिलेश यादव या सपा की ओर से इतना बड़ा रोड शो हुआ और चंद्रशेखर ने भी बड़ी ताकत के साथ रोड शो किया है, लेकिन उसमें ज़्यादातर बाहर से आए हुए कार्यकर्ता थे, गोरखपुर के थे नहीं। तो वो उससे, लेकिन स्थिति पे जो ग्राउंड स्थिति है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। गोरखपुर शहर की सीट पे वहाँ पर योगी जीत जीत जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर पिछला राधा मोहन दास अग्रवाल 60,000 वोटों से जीते थे 2017 का चुनाव, तो बात यह है कि उतनी मार्जिन से जीत पाएंगे कि नहीं। अगर उससे कम होती है तो जीत के भी हार होगी। दूसरा ये होगा कि गोरखपुर सीट में 9 सीटें हैं, 9 में से 8 भाजपा जीत गई थी पिछले चुनाव में, लेकिन इसके पहले के 3 चुनाव में भाजपा 3 से ज्यादा कभी नहीं जीत पाई। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सब इसके पहले सारे एमपी के चुनाव लड़े थे, 5 बार एमपी रहे। तो अगर वो गोरखपुर जिले में भी वो कम से कम बीजेपी को 4 सीट नहीं दिला पाएंगे तो माना जाएगा कि उनका प्रभाव अपने ही जिले में घट गया, और तो वो इस आधार पर कसौटी कसी जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उनको बड़े मार्जिन से जीतना होगा और अपने जिले के भी 4 से 5 सीटें जितानी पड़ेंगी, जो वो दिख नहीं। मनोज जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि जो 9 में से 8 सीट जीतने वाली स्थिति थी वो पैदा नहीं हो रही है। आप ये इसका आधार क्या आपकी बातचीत का? नहीं, वो तो अब चूंकि 2 दिन बाद ही चुनाव होना है। दूसरा आधार ये है कि पिछले बार इसमें से 3 ऐसी सीटें थी जो बहुत ही लो मार्जिन की थी। आपकी गोरखपुर ग्रामीण थी, चिल्लू पारवी थी और एक और सीट थी जो कम अंतर की थी। तो दूसरा यह है कि यहाँ सपा और कांग्रेस का अलायंस था, ये दोनों मिलकर 5 जगह पर सेकंड पोजीशन पोल किए थे, बसपा 2 जगह ही सेकंड पोल की थी। तो जो अब तक जो लड़ाई है इस चुनाव में वो सीधी लड़ाई है। एक जगह जो है खजनी विधानसभा जो रिजर्व सीट है, वहां बसपा से सपा की लड़ाई हो रही है, बीजेपी को बाहर माना जा रहा है। तो ये इस चुनाव में एक खास बात ये दिख रही है कि जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जाटो वोट तो बसपा के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है, चाहे उनका प्रत्याशी कमजोर हो या मजबूत हो। ये मैं पिछले ये 7 अपने जो जिले होते हैं जो मेरे आसपास के हैं, उसमें घूमकर मैंने पाया कि उसमें से एक वोट भी इधर उधर नहीं जा रहा है। और उसका कारण है कि उनका एक राजनीतिकरण हुआ है लंबे अरसे के बाद। लेकिन जो नॉन जाटो एससी वोट है उसमें जो बात रविकांत जी कह रहे हैं उसमें सब सहमत हूँ कि पासी वोट जो है वो सपा के पास जा रहा है, कि सपा ने बहुत सारे जगहों पर खड़ा किया है। दो दो सीटों पर, एक तो जनरल सीट पर उन्होंने पासी उम्मीदवार उतारा है चौरी चौरा में, जो कि वो जीत भी रहा है। तो ये जो सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग है उसने कुछ दलित में एक पासी और जो पिछड़ी जातियों में उसमें मौर्य कुशवाहा और निषाद वोट। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि निषाद पार्टी का अलायंस है, लेकिन निषाद पार्टी भाजपा को फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। वो इसलिए नहीं पहुंचा पा रही है कि शायद उनके अध्यक्ष के जो बेटे जहां चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जीत जाएंगे, इसमें संदेह पैदा हो गया। उसका कारण ये हुआ कि वो 16 सीटें उनको बीजेपी से मिली है और 6 सीटें वो बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं और 10 सीटें अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 निषाद कैंडिडेट दिए हैं। निषाद पार्टी ने 3 निषाद कैंडिडेट दिए हैं और सपा ने 10 कैंडिडेट दिए हैं। और हमारे ही इलाके में 4 निषाद, जहाँ सबसे अधिक निषाद है, चौरी चौरा, चैंपियरगंज और आपकी पिपराइच, वहाँ सब और ये फरेंदा, तो वहाँ सपा के निषाद कैंडिडेट है। तो वो इस बार नाराज है कि हमारी निषाद पार्टी जिसको उन्होंने पिछले चुनाव बड़ा समर्थन दिया था, वो तो ब्राह्मण और राजपूतों को लड़ा रही है। और दूसरी बात ये हुई कि जो बिहार के मंत्री है मुकेश सहनी, उन्होंने 55 सीटों पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा दिया है। जहां जहां निषाद पार्टी ने लड़ाया है तो उन्होंने निषाद कैंडिडेट दिया है। मैं अभी आज ही आपसे बात हो रही थी तो मैं उसी मैदावल विधानसभा में था जहाँ पर सबसे ज्यादा निषाद है। तो ये एक डिवीजन मैं कह रहा हूँ, पिछड़ी जातियों में जो सबसे प्रभावशाली जातियां हैं जो डिसाइड करती हैं, उसमें एक बंटवारा हुआ है, एक तरफा वो भाजपा की तरफ नहीं है। और जी, ये तो, और गोरखपुर में ये जरूर है कि वो पिछली स्थिति नहीं है।
हो सकता है सपा एक आध सीट भाजपा से ज्यादा भी जीत सकती है या एक आध दो कम भी हो सकती है। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन अनुपम जी बीच में कुछ इंटरव्यू करना चाहते थे। अनुपम जी आप इंटरव्यू करने, उसके बाद मैं शमी अहमद जी के पास जाऊँ। अनुपम जी अपने को अनम्यूट करिए आप। नहीं आशुतोष, मैं उस समय प्रोफेसर रविकांत जो बात कह रहे थे कि बसपा को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, मैं सिर्फ उसकी एक बात ये कहना चाह रहा था कि जमाने बाद उत्तर प्रदेश में एक बाइनरी इलेक्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली त्रिकोणीय और चुनाव रहता है यहाँ पे, और बहुजन समाज पार्टी अपने जो कोर दलित वोट्स है उसके अलावा जगह जगह पे मुसलमानों ने उसको बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है। जहाँ भी बीएसपी स्ट्रॉन्गर दिखी है, मुसलमान बीएसपी के साथ गया है। ये एक पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। मतलब उसमें कहीं भी कोई इसको वो कोई संशय वाली कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से अगर एक ये परसेप्शन बना है कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो इसका एक कारण ये रहा है कि उनको जो अपने कोर वोटर के साथ एक जो एडिशनल माइनॉरिटी वोट चाहिए था, इस बार वो इनको मिलता प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है समी साहब, आप पटना में बैठे हुए और बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे इस डिबेट में कई लोगों ने यह कहा कि दरअसल जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर किया था, 10 लाख रोजगार देने की बात करके, वो काम अखिलेश यादव इस चुनाव में नहीं कर पा रहे। वही उनकी एक नाकामी के तौर पर कहा जा रहा। मुझे नहीं मालूम नाकामी है या नाकामी नहीं है। आप जब दूर से बैठ के देख रहे हैं तो आपको बिहार का के तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव में क्या समानता दिखाई पड़ रही? क्या दोनों की रणनीति में कुछ फर्क नजर आ रहा? क्या चुनाव में कुछ बदलाव नजर आ रहा? पहले तो मैं मनोज जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बिहार का नाम आपसे पहले लिया। आप पर आपत्ति है कि आपने हमारे ललन बाबू की पार्टी का नाम ही नहीं लिया। ललन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी है, वो 28 सीटों पर लड़ रही है इसी इलाके में, और उनका दावा है कि 5 सीट वो जीतेंगे। खैर, मुझे एक बात ये लगती है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश जी में दो बुनियादी फर्क है। वो ये है कि अखिलेश जी का जो अनुभव है ना, वो तेजस्वी से ज्यादा बेहतर है, और तेजस्वी की तरह अखिलेश जी को अपने पिताजी के नहीं लड़ना पड़ रहा। जिस तरह से तेजस्वी के पीछे हमेशा लालू प्रसाद का एक साया रहता था, अच्छा या बुरा दोनों है, आप जानते हैं कैसे उनको डिस्टेंस करना पड़ा अपने पिताजी से, तो वैसा कुछ हमको लगता नहीं है। और मेरे ख्याल से उनकी जो चाचा से दोस्ती हुई है उसको भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। पूरे डिबेट में मैंने एक बार भी ये बात सुनी नहीं। और आखिरी बात मुझे ये लग रहा है कि सारी बात जो हुई अभी तक करीब 34 मिनट की, उसमें सिर्फ जाति का नंबर्स पे बात हुई, क्या और कोई मुद्दा इस इलाके में 111 सीट पे नहीं है? तो यहाँ पर जो 111 सीट पे जो मुद्दे होंगे, वो ठीक आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन जो मुद्दे मेरे ख्याल से इन 1100 सीटों पे है वो तेजस्वी यादव के पास नहीं था। तो हम शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी बहस जो अब तक हुई वो सिर्फ कास्ट के नंबर पे हुई। तो अगर हम उसको घर ले जाए तो शायद बेहतर होता। आपको क्या लगता है, आपका जो बिहार का अपना अनुभव है, क्या उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई ये बड़ा मुद्दा है? नहीं, हमको तो लगता है बिल्कुल। आप अगर देखिए, जैसे प्रयागराज की बात हो रही थी, आपको याद होगा वहां से भी एक लड़के को पीटा था पुलिस वालों ने किस तरह से, और वो भी काफी चर्चा में चीजें आई थी। इसके अलावा जानवर वगैरह का भी मुद्दा इस इलाके में, गोरखपुर के इलाके में भी है। हम लोग चर्चा भले न करें, तो ये तो वोट में कितना बदलेगा ये अलग बात है, लेकिन मुद्दे कई हैं जो तेजस्वी यादव से अलग है। तेजस्वी यादव ने एक रैली कर दिया था रोजगार के नाम पर, तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को शायद अभी उसकी जरूरत उतने नहीं पड़ी है, उन्होंने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन उनके पास कई दूसरे मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव से अलग हैं, और वो उनको बेहतर करते तेजस्वी यादव। तेजस्वी के पास, बेचारे के पास अनुभव की बहुत कमी थी, और आपने देखा होगा कैसे लास्ट में 8-10 सीटों से वो रह गए थे। शायद ये 8-10 सीटों की समस्या अखिलेश यादव को वहां पे नहीं हो, अगर होगी तो बड़ी संख्या में होगी समस्या। नहीं, इस पर एक बात कर रहा था कि जो आपने हाँ, ये बेरोजगारी का सवाल, चूंकि मैंने अभी मुद्दों पर बात नहीं की थी, वो गोरखपुर की सीट का गणित ज्यादा था। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने अपने जितने चुनाव देखे, बिहार के भी चुनाव में मैं था, बिहार में जब तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, ठीक उसी तरह से, बल्कि उससे ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है अखिलेश यादव को। मैंने उनका जितनी सभाएं गई हैं, जितनी देखी हैं, वहाँ जितने युवा हैं बात किए हैं, इस बार ये इस चुनाव का सबसे अलग चुनाव ये है कि इस बार 3 वर्गीय मुद्दे जो हैं इस चुनाव में प्रमुख हैं, जिनको अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो एक बड़ी भूल कर रहा है, या तो समझना नहीं चाहता है,
एक तो युवाओं पर मैंने देखा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वो बेरोजगारी के लिए कि मैं बेरोजगार हूँ इस पर वोट कर रहा है। और इसमें बहुत सारे जो भर्तियां जिसमें नहीं हुई हैं, बीएड टेट वाले हैं, ये लोग सभाओं में अपने टोपी और बैनर लेके जा रहे हैं, बूथ का मैनेजमेंट कर रहे हैं सपा के लिए, क्योंकि उनसे उम्मीद है कि सपा उनको आने पर करेगी। बीजेपी के साथ वो अब निराश हो गए, बहुत पहले उनके साथ थे, तो बेरोजगारी पर वोट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो फिर एक चीज की किसानों का मुद्दा तो मैं बता रहा हूँ कि वो है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान का उस तरह से प्रभाव नहीं है जैसा पश्चिम में है, लेकिन यहाँ उसको उसका घाटे की भरपाई जो हो रही है वो हो रही है शिक्षक, राज कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के वोट से। और इस बार जितना रिकॉर्ड बैलेट पोस्टल बैलेट वोट पड़ा है जिसकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद किसी भी विधानसभा के चुनाव में वो टूट जाएगा रिकॉर्ड, कि सब जितने ड्यूटी पर लगे हैं जो शिक्षक कर्मचारी सब पोस्टल बैलेट वोट किए हैं, 60% तक वोट किए हैं। और उनके बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक गुस्सा था, और ये गुस्सा सीधे बीजेपी खिलाफ वोट करने में गया है। मैंने बहुत सारे जगहों पर कल ही मैंने अब बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वोट तक दिखाया कि किसको देके आ रहा है। तो वो ये और वो 20 लाख की संख्या होती है, शिक्षकों और राज कर्मचारियों और समुदाय कर्मचारियों की संख्या यूपी में 20 लाख है, और एक उनकी फैमिली को जोड़ दीजिए तो फैमिली सहित उन्होंने वोट किया है, 1 करोड़ की संख्या होती है। ठीक है मनोज, आपने बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। जावेद भाई, आप जरा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए कि भाई ये वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब इलाकों में माना जाता है। यहाँ बहुत पिछड़ी जातियां भी हैं, दलित जातियां भी हैं, लेकिन इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई, सामंतवादी माहौल, जैसा कि शीतल जी ने उसका जिक्र किया था। तो इस इलाके में बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा है, क्या वो लाभार्थी योजना जिसको बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा? जो जिनको 2000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, बेरोजगारी को भूल जाएंगे, महंगाई को भूल जाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी ये मानना कि इसका कोई असर नहीं है। ये बीजेपी अगर लड़ाई में है तो उसमें से बहुत बड़ा योगदान एक ये भी है, ये जो इनकी जो स्कीम थी लाभार्थी योजना, इससे बड़ा बीजेपी को फायदा मिलना है, इनको बड़ा बल मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो बीजेपी का ये सुपड़ा साफ हो जाता है, इन एरिया में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इससे खास तौर पे देखिए, ये बड़ा ही बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ लोगों की नौकरियां गई ये कोविड के दोनों लॉकडाउन में। यही वो इलाका है जहाँ ज्यादातर लोगों की मौतें, चाहे आप इलाहाबाद देख लीजिए या यूपी में लोग देख लीजिए, हजारों की तादाद में लोगों की लाशें मिली मेरे गांव के सामने गाजीपुर में, गंगा जी में। तो ये, लेकिन उसको अगर न्यूट्रलाइज किया है तो इस योजना ने, अब किस हद तक क्या उसने वो जख्म भर दिए जिसने अपने को खोया, अपनी माँ को खोया, या अपने बेटे को खो दिया, या अपने पति को जो खो दिया, क्या उसकी भरपाई इस योजना से हो सकेगी? क्या वो लोग उस लॉस को भूल के, और क्योंकि 2000 रुपया मिलने लगा इसलिए प्रभावित होकर बीजेपी को वोट देने लगेंगे? ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिमाग में कोई शक नहीं कि इससे बीजेपी को फायदा मिला। शीतल जी, आप तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। हमने जातियों की बात की, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर ली, कास्ट इक्वेशन के सारी बातचीत कर ली है। क्या डिफाइनिंग मुद्दा कास्ट होगा या डिफाइनिंग मुद्दा ये जो महंगाई और बेरोजगारी है? देखिए, जो पॉलिटिकल बेस स्ट्रक्चर है इस इलाके का वो तो कास्ट पे है, लेकिन उसमें सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बेरोजगारी, महंगाई या जो भी फौरी मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में, जो एंटी इनकम्बेंसी, ये सब चीजें मैटर करती हैं और ये मैटर कर रही हैं। सामान्य चुनाव होता है तो किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो सत्ता में रहती है 5 साल, उसके लिए 10-15% एंटी इनकम्बेंसी हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके लिए होती है, इस सरकार के लिए भी है। यहाँ समस्या यह है कि ये सरकार डबल इंजन की कथित तौर पर सरकार है, तो जो केंद्र की नीतियां हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर उसकी वजह से फैल रही है, और राज्यों के पास साधन नहीं है कि वो नए रोजगार दे सके, जो है उन्हीं को कंटिन्यू कर सके, पेंशन दे सके, तनख्वाह समय पे दे सके, यही बड़ी बात है। और जो कथित काम कर रहे हैं उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे राज्य में बाजार से कर्जा उठाना पड़ा है, और जो हमारे आर्थिक सूचकांक हैं वो देश में सबसे नीचे है, 28वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश ज्यादातर ऐसे मामलों में। तो बहुत खर्चा नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो खर्चा उन्होंने निकाल के 650 करोड़ रख लिया था विज्ञापन के लिए 4-5 महीने पहले योगी जी ने। तो ऐसी स्थिति में
ये जो समस्याएं हैं उनका निदान न हो पाने की स्थिति होना ही होना है, हो रही है वो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।